Okay, so today's topic is chapter नया स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। सो हमने देखा था कि ईएमएफ चेंज होने सॉरी फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट भी आता है। हमने ये पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, और हमने ये देखा था कि बी ए कॉस ओमेगा टी, तो डी फाई बाई डी टी करोगे क्या मिलेगा, बोलो, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव साइन इधर ले आओ तो माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये चीज क्या होती है, ईएमएफ, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये पढ़ा था। और अगर मैं इस चीज को ई नॉट बोल दूं तो ई इज इक्वल ईएमएफ इज इक्वल टू पीक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी, एंड इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा आर से तो दिस विल बिकम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो करंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कभी, और ये साइनोसॉइडल फंक्शन है तो कभी वैल्यू पीक होगी, कभी जीरो, कभी नेगेटिव में पीक। तो ये टाइम के साथ वेरिंग करंट है, मींस ये जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और इसी टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन लिखो, it is that current whose magnitude changes continuously with time, and direction reverses periodically, जबकि ये तो एसी की बात है, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट, क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट ऑन द अदर हैंड DC, it is that current whose magnitude is constant and flows in a सेम डायरेक्शन, अल्टरनेट नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन। तो अगर हम इनका ग्राफ देखें टाइम के साथ, टाइम वर्सेस आई, ये है डीसी करंट, ये है डीसी मींस डायरेक्ट करंट, एंड दिस इज एसी, क्योंकि करंट क्या है, साइनोसॉइडल वेरी हो रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। नोट करो इसको, क्या हुआ, डीसी मींस डायरेक्ट करंट, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट कैसे करते हैं हम लोग, बताओ, अल्टरनेटिंग करंट कैसे बनाते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट विच इज अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने देखा था कि
E इज इक्वल टू क्या आया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो हाँ या ना। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पीक वोल्टेज। और अगर मैंने किसी सर्किट में एसी सोर्स लगाया है और उस में सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, बोलो। I will be equal to E by R, which is equal to E naught sin omega t डिवाइड by R। तो E naught by R क्या लिखा जाएगा, बोलो, I naught, मतलब पीक करंट। क्या होगा ये, पीक करंट। तो हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज AC। क्या है ये, AC, अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इसको आई नॉट को पीक करंट भी बोलते हैं या करंट एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली करंट, जैसे ये करंट है तो इसकी एक पीक वैल्यू होगी, ये बोलो, बोलो। तो ये क्या है, इस वेव का एम्पलीट्यूड। तो आई नॉट जो बना वो क्या बोला जाएगा, करंट एम्पलीट्यूड, और वी कैन से पीक करंट। पीक करंट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, करंट एम्पलीट्यूड। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, पीक वोल्टेज बोलो या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोलो। क्या बोलो, वोल्टेज एम्पलीट्यूड, दैट्स द सेम थिंग। नाउ इस करंट की एक साइकिल कंप्लीट कहां होगी, बताओ, इस टाइम पर होगी, बोलो। एक कंप्लीट वेरिएशन की साइकिल है ना, वेरी कर रहा है ना करंट, तो कंप्लीट साइकिल इस टाइम पे कंप्लीट होगी, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, राइट डाउन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, it is the time, it is the time taken by the alternating current, taken by alternating current, time taken by the alternating current to complete one cycle of its variation, to complete one cycle of its variation। तो टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा, बताओ, बोलो। टू पाई बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, कॉइल रोटेशन की। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ ये। तो हम कह सकते हैं जब फ्लक्स चेंज हो रहा था तो उसमें कॉइल रोटेट कर रही है, उस कॉइल के रोटेशन की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बोलो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब ओमेगा अपॉन 2 पाई। और यहां से हम ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। तो करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, बोलो, 2 पाई एफ इंटू टी। आ रही बात समझ में, ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, 2 पाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और इंडिया में ये कितनी है, 50 हर्ट्ज। यूएसए में कितनी है, 60 हर्ट्ज।
ठीक है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है ना एसी की वो 50 हर्ट्ज है, यूएसए में 60 हर्ट्ज है। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन 2 पाई 1/t और ये ऊपर टी लगा दो। बोलो समझ में आया? 1/T, ये टी तो ऐसे रखना है। फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड रख दिया। करंट की इक्वेशन कई बार ये हर्ट्ज में लिखी जाएगी या फिर सीपीएस में लिखी जाएगी, तो कंफ्यूज मत होना कि ये सर सीपीएस क्या है। साइकिल पर सेकंड। सीपीएस क्या होता है? साइकिल पर सेकंड। आगे बढ़े। हाँ जी, अब तुम्हारा काम है, देखो वैसे तो डेरिवेशन नहीं आएगा बट हम इसको डेराइव करना सिखाएंगे, थोड़ा सा आपको कैलकुलस दिमाग में डालेंगे, ठीक है। तो करंट तो वेरी कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा है, तो हम उस करंट की कौन सी वैल्यू लें? जब कोई चीज वेरी कर रही होती तो हम उसकी कौन सी वैल्यू चूज करें? तो हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, कौन कौन से? एक तो पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू और एक पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक डालो एवरेज वैल्यू ऑफ AC alternating current over one complete cycle, over one complete cycle, over one complete cycle। चलो जी, तुम खुद बताओ कि करंट ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, साइन का फंक्शन था, तो एक साइकिल कंप्लीट यहां हो जाएगी। अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, तो एवरेज क्या आना चाहिए बताओ? एक बार पॉजिटिव साइकिल है और एक बार नेगेटिव साइकिल, कितना आएगा एवरेज? 0, है ना। बट ये चीज कैसे निकालोगे जरा ध्यान सुनो। एक चीज आप पहले नोट कर लो कि किसी भी फंक्शन का एवरेज अगर निकाल रहे हो, जैसे y इज इक्वल टू क्या है? fx इज अ फंक्शन, इसका एवरेज निकाल रहे हो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कैसे भी लिखो, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलता? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो जिसके साथ वो वेरी कर रहा है, डिवाइड बाई द टाइम इंटरवल a to b। क्लियर हुआ? ये चीज अलग से कहीं मार्जिन पे नोट कर लो, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमें करंट जो दे रखा था अल्टरनेटिंग, वो सर ये है, कितना है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर मुझे आई का एवरेज चाहिए है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई डी टी डिवाइड बाई डी टी। बोलो लिमिट कहां से कहां तक हम जा रहे हैं? ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो टाइम की लिमिट लगाओगे 0 to t। तो एवरेज ऐसे निकाला जाएगा। इस चीज को समझना है तो पहले इस चीज का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालोगे? ओवर लिमिट फ्रॉम a to b, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल, जिस टाइम के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ये तो एवरेज कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा। आ रही बात समझ में? अब जरा ध्यान से देखो, आई की वैल्यू तुमको दे रखी थी तो तुम क्या करोगे? 0 to t आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी लिखोगे, डिवाइड बाई dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा सर? t आएगा, लिमिट 0 to t। आई नॉट एक पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट बाहर ले लोगे तो आंसर आ जाएगा आई नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t साइन ओमेगा t dt डिवाइड बाई t माइनस 0। बोलो अब साइन की एवरेज वैल्यू निकाल, मतलब साइन का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 to t। चलो जी, क्या आएगी इसकी वैल्यू? जरा देखो, साइन का इंटीग्रेशन मालूम है क्या आएगा? माइनस कॉस। तो हमने एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? आई नॉट ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड भी करेंगे किससे? ओमेगा से, फ्रॉम 0 to t, नीचे आ जाएगा सिर्फ t। बोलो t माइनस 0 t होता है। अब
एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो, क्या मिलेगा बोलो? माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी डिवाइड बाई ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा रख लेते हैं, चलो कोई बात। माइनस क्या कैंसिल कर देगा, यहां से ये काटेगा, ये प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ये तो ब्लंडर कर दोगे क्या कि ये ओमेगा इससे ओमेगा काट देगा, ये बहुत बड़ा काम जुर्म कर दिया, फांसी लटका देगा ऐसे तो। ये प्रोडक्ट थोड़ी ना, ये कॉस इनटू ओमेगा टी, लिमिट रखेगा टी की इधर, फिर जीरो रखेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा इंटू जीरो डिवाइड बाई ओमेगा, बोलो आ गई बात समझ में? अच्छा ये बनेगा कॉस जीरो, क्या होता है 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस बनेगा, तो आंसर क्या मिलेगा 1 बाई ओमेगा। आ रही बात समझ में? चलो तो ये जाएगा आई नॉट बाई टी माइनस, अच्छा तुमने पढ़ा टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा बोलो? ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2 पाई, तो ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, माइनस प्लस बनेगा 1 बाई ओमेगा। अच्छा कॉस 2 पाई क्या होता है, देखो कॉस 2 पाई का मतलब समझे, तो जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी वही कॉस 2 पाई की वैल्यू होगी, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो रहा है, बोलो तो कंप्लीट एंगल हो रहा है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कॉस 2 पाई क्या होगा 1, तो ये नेगेटिव का 1 बाई ओमेगा होगा, बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई ओमेगा, ये प्लस का 1 बाई ओमेगा, कट के ये क्या आ जा रहा है जीरो, मतलब आई नॉट बाई टी इंटू जीरो, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज जीरो, 1 साइकिल, एक साइकिल में कंप्लीट जो एवरेज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जीरो, इस बात का दिमाग में रखना। ये डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हो बायो वाले स्टूडेंट, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन दिमाग में इतना जरूर रखना कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज जीरो। कोई चैट नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं 25, ठीक है, तो मैं ये रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लाइव तो अपनी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, जो देखना चाहे वो देख ले, लाइव है, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं कुणाल, यहाँ बच्चे बैठे हैं, बट जो देखना चाहे देख ले, और अपने लोगों में शेयर कर दे कि यार ऐसा ऐसा क्लास चल रहा है, देख लो, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए हाफ साइकिल के लिए, आधी साइकिल के लिए निकालो, ठीक है, हाफ साइकिल, तो क्या करोगे बताओ? अब लिमिट हम बदल देंगे, क्या कर देंगे 0 to t/2, वेरी गुड। अब अगर हम निकालते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, आ रही बात समझ में, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t/2 आई डी टी डिवाइड बाई 0 to t/2 dt, आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला याद रहेगा एवरेज निकालने का, हाँ पक्का पलक, समझ में आया? ये नहीं आए तो समझ जाना, जीरो करना है एवरेज साइकिल, पूरी पूरी साइकिल का एवरेज क्या लिख के आना है जीरो, एमसीक्यू आ जाए क्या रख दोगे जीरो, लेकिन अगर हाफ साइकिल है तो जीरो नहीं होगा, तो कुछ और निकल के आएगा, अब जरा वो चेक करते हैं, क्या रखेंगे बताओ अगला, जिसी आई की जगह क्या रखोगी 0 to t/2, ये आ जाएगा t/2 माइनस जीरो, बोलो ये समझ में आया नहीं आया? अरे इंटीग्रेशन कर भी दिया मैंने, लिमिट्स रख भी दी है, ठीक है, तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल इंटीग्रेट करोगे टी मिलेगा, टी अपर लिमिट रखोगे t/2, लोअर लिमिट रखोगे जीरो, सो अल्टीमेटली यू विल गेट आई नॉट बाहर आएगा, बोलो आई नॉट बाहर आएगा, इधर t/2 है, आई नॉट को डिवाइड करोगे t/2 से तो आंसर आएगा 2 आई नॉट डिवाइड बाई टी, ये बात समझ में आई? स्टेप थोड़ी स्किप कर रहा हूं, आई नॉट 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, और ये t/2 का t नीचे रहने दो, ऊपर t चला जाएगा, t/2 है तो 2 ऊपर चला गया, इतना बस हमारा टास्क बचा है। बोलो इंटीग्रेशन क्या होता है,
2i0 बाई टी, इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट डिवाइड बाई ओमेगा 0 टू टी बाई 2। कपिश बोलो भाई क्या लिखेंगे? अच्छा ओमेगा टी नीचे कर लेते हैं, ओमेगा बाहर ही ले लेते हैं, हमको तो फंक्शन में रखना है। माइनस भी बाहर ले लो, ले लो बाहर, माइनस बाहर लेंगे नहीं, फंक्शन में माइनस है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, बोलो अब सुनो, माइनस, सुनो 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 इधर देखो, माइनस कॉस ओमेगा 0, ठीक है, आया समझ में? वैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखो cos 0 क्या होगा, 1, तो ये नेगेटिव का 1 क्या बनाएगा, पॉजिटिव का 1, तो ये आ गया 2i0 बाई ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह लिखोगे 2 पाई, बोलो सर कैसे बोल रहे हो सर, ये बोलो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ओमेगा इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होगा। आया समझ में? ये इधर लेके जाओगे ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई रख दिया, नीचे 2 तो था ही, और ये माइनस ऑफ -1 बन जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, cos 0 1 होगा, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ये, अच्छा ये 2 से ये 2 कटेगा तो cos पाई कितना होता है, बोलो, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन आ रहा है, हाँ, cos पाई, पाई कितना होता है, -1, और ये +1, अगेन +1 बनेगा, बोलो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 2, बोलो जी। अच्छा ओमेगा टी क्या होता है, 2 पाई इंटू 2, ये कट जाएगा, आंसर क्या आया, 2 पाई 2i0 अपॉन पाई, राइट डाउन। तो एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल इज, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू 2i0 अपॉन पाई। आया समझ में? पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये प्लस रह रहा है। अब आपका होमवर्क ये है कि सेम चीज करनी है नेक्स्ट हाफ साइकिल, मतलब एवरेज वैल्यू फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए निकालना है, और जरा चेक कर लेना कि ये क्या -2i0 अपॉन पाई आ रहा है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का प्लस है तो 0 बनाना है हमको कंप्लीट साइकिल के लिए, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, बोलो। और ये आप करोगे इसी मेथड से, बट लिमिट क्या रख लेनी है आपको इधर पे, t/2 से लेके t तक रखना है। क्लियर हुआ? ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग लिमिट फ्रॉम t/2 टू t i dt डिवाइड बाई dt फ्रॉम t/2 टू t, ये करोगे और फिर आपका आंसर ये आएगा। तो कंप्लीट साइकिल का क्या बन जाएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे क्या मिल जाएगा, 0। अब मुझे ये बताओ 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो। 2 को डिवाइड करो, फोन लाए हो, 2 डिवाइड बाई पाई करो जरा, कितना आएगा, जल्दी बताओ। 2 अपॉन पाई करो यार, कितना होगा, बोलो। 63 पॉइंट, बोलो कितना आ रहा है, 63.7% बन रहा है क्या, ये वैल्यू मिलेगी 0.637 i0, बोलो विद नेगेटिव साइन, ये मिलेगी प्लस में 0.637 टाइम्स i0। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होती है, ध्यान से सुन लो इस बात को, कॉन्सेप्ट को, कि इसमें जो ये एवरेज वैल्यू होगी इस हाफ साइकिल की, वो पीक वैल्यू का कितना परसेंट, ये हो जाएगा 50%, 50 से थोड़ा सा और ऊपर चलो, कितना, 63.7% ऑफ पीक वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू। आ रही बात समझ में? देखो जरा ये क्या लिखा हुआ है, 63.7% ऑफ i0, ये चीज लिखी हुई है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर द हाफ साइकिल इज 63.7%। आ रही बात समझ में? ये 2 अपॉन पाई को जब करोगे 2 डिवाइड बाई 3.14 तो 0.637 i0 आ रहा है। ये चीज क्या है बताओ, 63.7 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो इसको, और ये क्या है बेसिकली 63.7% ऑफ i0। ये बात सबको समझ में आ गई? फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल
ये जो वैल्यू होगी 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। मतलब पीक वैल्यू अगर 100 है तो एवरेज वैल्यू कितनी होने वाली है? 63.7। ठीक है। अब यही कलाकारी जो भी कर रहे थे आप, ठीक है, तो हमने ये चीज समझ ली कि आई की कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होती है, हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2/π/I0 सॉरी इंटू I0, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2/πI0, which is 63.7% of I0, but this is also 63.7 but नेगेटिव साइड है ना। तो क्या इसी टाइप से मैं इसके एक्सप्रेशन की भी एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलो। तो अगर मुझे पीक वोल्टेज की जो भी वोल्टेज है उसका एवरेज निकालना हो, ये भी तो टाइम वेरिंग है, तो इसका एवरेज निकालना हो फॉर द कंप्लीट साइकिल, बोलो फॉर वन कंप्लीट साइकिल क्या आएगा? बताओ, वैसा ही तो है ये, बोलो क्या आएगा? 0। बट अगर मैंने निकाला किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो क्या आएगा? 2/π/E0। I0 क्यों बोल रहे हो? अब तो वोल्टेज चल रहा है। I0, अच्छा R भी बोल रहा है तो। अच्छा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा? -2/π/E0, which is also 63.7% of peak voltage. This is also 63.7% of peak voltage. आ रही बात समझ में? बट ये घर से आपका टास्क है, एक मैंने आपको समझाया है, लिमिट आप लगा देना, इसका डेरिवेशन आएगा नहीं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछेगा वो। ठीक है, डेरिवेशन तैयार मत करो, बस ये पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के टर्म्स में आप रख लो। थैंक यू। हेलो हेलो, जी जी बताइए। जी 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 अभी अभी जस्ट मैं ले ही रहा हूँ सर, मेरी लाइव क्लास चल रही 12th की। आज मैंने बात की थी। हाँ हाँ बात की थी सर, थोड़ा सा अभी डिजिटल पैनल वगैरह सब सेटअप ले हो जाए तो फिर मैं बात करूँगा। देखो, तो एवरेज वैल्यू जो है वो निकाल ली आपने 63.7%। ठीक है, फॉर द हाफ साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए क्या रहेगा? 0 वोल्ट, और इधर करंट क्या रहेगा? 0 एम्पियर। अब लिखो, टॉपिक डालो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। पहले एसी करंट के लिए देखेंगे, फिर हम किसके लिए देखेंगे? वोल्टेज के लिए। इसका भी डेरिवेशन करवाएंगे अभी आप, है ना। अब देखो जरा ध्यान से, पहले इस बात को समझो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, उल्टा समझना। पहले करंट का क्या करोगे? स्क्वायर, फिर क्या लिया जाएगा? उसका एवरेज या फिर बोले मीन, और फिर उसका क्या किया जाएगा? अंडर रूट। आ रही बात समझ में? तो क्या करोगे? सबसे पहला बात क्या है? पहले स्क्वायर करना है, फिर एवरेज लेना है, और फिर अंडर रूट लेना है। तो ये जो चीज निकलेगी वो हमें क्या देगी? IRMS। आ रही बात समझ में? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना सीखे, पहले स्क्वायर करो करंट का, फिर उसका एवरेज लो, फिर रूट ले लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है अभी? कि मैं I² का एवरेज निकालू, रूट तो मैं लेता रहूंगा। बोलो, तो I² का एवरेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? फॉर वन कंप्लीट साइकिल, बताओ क्या करोगे? 0 क्यों होगा? अब भैया खुद ही सोच ले कि करंट जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया, तो 0 क्यों बोल रहा है? मन से कुछ भी मत बोला करो, दिमाग लगा लो कि ये स्क्वायर लिखा हुआ है, और स्क्वायर वैल्यू कैसी आएगी? कुछ भी करंट होगा ना, अगर I 0 नहीं है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। तो इसको क्या करोगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t I² dt डिवाइड बाई dt फ्रॉम 0 टू t। एवरेज निकालने का फॉर्मूला,
अब मैं आई स्क्वायर का एवरेज कर रहा हूं तो यहाँ फंक्शन क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा जिसको यहाँ पे जिसका एवरेज निकाल लो। अभी आई का कर रहे थे तो आई लिख रहे थे, आई स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ पे आई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बोलो, अब तुम्हें पता है कि आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। उठा के यहाँ पटक दो, क्या मिलेगा बताओ उत्कर्ष, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्या लिखेगा यहाँ पे, हाँ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इसकी पूरी लिमिट लगा लगा के सब कुछ इंटीग्रेट करके ये मिलेगा। बोलो, आई बात समझ में, क्लियर हुआ ये, वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनो, अब देखो, तो इस चीज का जब इंटीग्रेशन जब तुम ये करोगे तो आई नॉट स्क्वायर तो बाहर ले लो और इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और नीचे आ जाएगा ये टी माइनस 0 का टी लिख लिया। अब बस मेरे लिए टास्क है कि ये इंटीग्रेशन करना है ना। अब जो बायो वाले स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तुमको थोड़ा सा घबराना नहीं है, सबसे पहली बात आपको घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन देना है, ध्यान से सुन लो। कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है, समझो इस बात। तो अगर मैं ये इधर लेके आ जाऊं 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। बोलो, ये कहीं साइड्स में लिख लो। तो अब यही चीज देखो इसमें यहां पे यूज कर लो, करोगे यूज तो तुमको क्या मिलेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, इसकी जगह ये लिख लो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। देखो जहां थीटा लिखा है ना, जहां थीटा लिखा है तो वहां ओमेगा टी यूज कर सकते हो ना, तो यहां क्या हो जाएगा ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 डी टी। बोलो जी, यहां तक समझ में आया। अब ये 2 भी बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी 1 डी टी माइनस 0 टू टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। जरा देखो ये क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा टी, और लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा टी माइनस 0 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा लिमिट गोइंग फ्रॉम 0 टू टी इंटीग्रेशन। आया समझ में, समझ में आया। अरे कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, -2। देख ऐसे देख, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, है ना। ये ये यहां जाएगा तो इंटीग्रेशन का साइन बनेगा, है ना। अब देख डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, ये यहां से हटाया इधर जा रहा है तो इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब अपर लिमिट रखो और लोअर लिमिट रखो, कोई भी लिमिट रखो, उधर वाला जो सब ये जो लिखा होगा जरा ध्यान से देखो, यहां रखोगे ओमेगा टी तो ये बनेगा साइन 4 ओमेगा डिवाइड बाई 2 ओमेगा, सॉरी ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होता है, अगर ये कैपिटल टी यहां रख दूंगा ओमेगा कैपिटल टी क्या हो जाएगा 2 पाई विच विल बिकम 4 पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 2 ओमेगा, क्योंकि 0 रखोगे तो सब कुछ 0 बन जाएगा। तो देखो ये देखो 4 पाई 2 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होते हैं, साइन 0 0 होता है, देखो साइन 0 0 फिर कंप्लीट एंगल 2 पाई फिर 4 पाई,
जीरो ही मिलेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई टी, ये कट जाएगा, क्या बनेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो हमने ये देखा कि जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अभी तो हमें आरएमएस चाहिए था। आरएमएस क्या होता है, एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, और उसका क्या ले लिया जाए, स्क्वायर, मीन और देन रूट। आ रही बात समझ, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर रूट लो। तो ये चीज आपने निकाल ली है, कितनी आई थी, बोलो अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो आंसर आएगा आपके पास आई नॉट बाई √2। अब जरा एक बात बताओ, 1/√2 क्या होगा, जरा ध्यान से रेशनलाइज करोगे तो √2 डिवाइड बाई 2 होगा। √2 डिवाइड बाई 2 का मतलब है 707 आई नॉट। बोलो, अरे 1.414, उसको 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 0.707, विच मीन्स कि ये जो वैल्यू है 70.7% ऑफ आई नॉट। ये चीज क्लियर हुई। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, 70.7%, ठीक है। और एवरेज वैल्यू फॉर द हाफ साइकिल कितना होता है, 63.7%। बस यही चीज समझानी थी, यही चीज समझानी थी तुमको, ये 70.7% ऑफ पीक वैल्यू रहेगी। अब अगर मैं तुमसे पूछता कि ये अगर ये ईएमएफ दे रखा है या वोल्टेज दे रखा है इस तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात सर, मैं इसके पीक के वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दूंगा। मैं डेरिवेशन थोड़ी ना करूंगा, करके दिखाया ना, बिल्कुल सेम वैसा ही डेरिवेशन होगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, विच इज 70.7% ऑफ इट्स पीक वोल्टेज, ठीक है, समझ में आया, पीक वोल्टेज। अब समराइज कर लेते हैं थोड़ा, है ना, जो भी पढ़ा। फॉर वन साइकिल 0, वन साइकिल क्या रहेगा 0, आई एवरेज हाफ साइकिल 2I0 बाई पाई विच इज 63.7% ऑफ आई नॉट। हाफ साइकिल अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देना, क्या आएगी 2E0 डिवाइड बाई पाई विच इज 63.7% ऑफ E0। और हमने क्या पढ़ा, आई आरएमएस क्या होगा, I0 बाई √2, 70.7% ऑफ I0, एंड ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होगा, पीक डिवाइड बाई √2 विच इज इक्वल टू 70.7% ऑफ E0। खत्म। इतना अगर आपको याद रह गया या दिमाग में है तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो कि पीक वैल्यू निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन करें, अब तो बस क्वेश्चन लगाने हैं। चलो, द इलेक्ट्रिक मेन्स of the household are marked as 220 volt and 50 hertz. Write down the equation for the instantaneous voltage. Instantaneous voltage की इक्वेशन लिखिए जब आपको मार्क किया गया है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। चलो जी, द एसी जो भी मेन सप्लाई आ रही है उसमें ऐसे मार्क किया गया है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैसे लिखोगे बताओ। तो सर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सर ऐसे लिखा जाता है ना सर, E0 लिखा जाता है साइन ओमेगा टी लिखा जाता है। हमें E0 तो पता नहीं है तो E0 निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे,
ई नॉट निकाल, अच्छा ये जो चीज दे रखी है ये कौन सी है, ये वैल्यू मेजर की गई है, ये वैल्यू मेजर की गई तभी तुमको दी गई है। और याद रखना हम जो मेजरमेंट हमको दिया जाता है वो आरएमएस वैल्यू दी जाती है। कौन सी वैल्यू दी जाती है, आरएमएस। तो ये जो चीज लिखी है ये कौन सी है, ई आरएमएस। कितना दे रखा है, 220। ठीक है, तो अगर मैं पीक वोल्टेज निकालना चाहूं तो बोलो, ई नॉट बाई रूट 2 लिखोगे, बोलो, तो ई नॉट कितना आ जाएगा, 220 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2 वोल्ट। बस हमें यही चीज तो चाहिए, तो रख दो यहाँ पे, कितना आएगा बताओ, 220 इंटू रूट 2, बोलो बोलो, कितना आएगा ये, जल्दी करो, कितना आएगा, 300। बोलो, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, और एफ की जगह क्या लिखा जाएगा सर, 50 लिखा जाएगा, 50 इंटू 2 100, और पाई की वैल्यू 3.14, तो 3.14 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम, है ना, ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, और ये आएगा तकरीबन कितना, 311 वोल्ट अप्रोक्सीमेट ले लिया है समझ में। एक और करो, द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स 12 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है ई आरएमएस, ई आरएमएस। If the bulb is connected with the AC source and give the normal brightness, what would be the peak voltage of the source, peak value of the, तो आपको जो डीसी दे रखा था वोल्टेज 12 वोल्ट दे रखा था, और इसी पे करने पे सेम ब्राइटनेस मिल रही है, इसका मतलब है कि ई आरएमएस आपको 12 लेना है। बताओ पीक वोल्टेज कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू ई आरएमएस, तो पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स 12, बताओ कितना वोल्ट आएगा, बोलो, 4.14, 414 कितना आ रहेगा ये, 48, 4, 6, 1, ये आएगा 16 पॉइंट, कितना आएगा ये, हाँ 16.96, तो दिस इज रफली अराउंड 17, हाँ 36, 4 एक कैरी आ जाएगा, ठीक है 16, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि करंट का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ इस तरीके से है, ठीक है, करंट 2 एम्पियर, यहां -2 एम्पियर, चलो जी बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस निकालो, कैसे निकालो, आई आर एम एस निकालो, कैसे निकालोगे इसमें आई आर एम एस, पहला मतलब है क्या, स्क्वायर करो, तो देखो यहां से लेके यहां तक वैल्यू है करंट की क्या 2, फिर इस वाले पीरियड से क्या है -2, फिर यहां से लेके यहां तक क्या है +2, तो 3 वैल्यू है ना अलग अलग टाइम, तो क्या लिखोगे I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर, स्क्वायर किया, एवरेज निकाला, रूट निकाला, तो आई आर एम एस मिल जाएगा। तो पहले क्या करोगे 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3,
अंडर रूट कितना बनेगा ये, बोलो 12 डिवाइड बाई 3 कितना आया, 4, 4 का अंडर रूट, IRMS कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एक और लेते हैं, 6th क्वेश्चन। देखो, इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज AC इज 5 एम्पियर, तो I इफेक्टिव दे रखा है 5 एम्पियर और जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो तुमको दे रखी है 50 हर्ट्ज। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू निकालो। सेकेंड थिंग इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर ओवर हाफ साइकिल, फॉर द हाफ साइकिल निकालो। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वॉज 0। तीसरा, करंट की वैल्यू निकालो एट t इज इक्वल टू 1/3 सेकेंड्स, क्या होगा। चलो बताओ, इफेक्टिव का मतलब यही हो गया, ये IRMS दे रखी है। बताओ पीक वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स I इफेक्टिव, दैट इज √2 टाइम्स 5, कितना आ जाएगा बोलो, 1.414 इंटू 5, 20 2 कैरी 7, 7.07। ठीक है, तो आ गया 7.07 एम्पियर। हाफ साइकिल के लिए कितना होगा, आपने पढ़ा हाफ साइकिल के लिए क्या होता है, 2I0 डिवाइड बाई पाई। चलो तो 2 इंटू 7.07 डिवाइड बाई पाई, बताओ कितना आएगा, बोलो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 63.7% ऑफ, या ऐसे लिख लो 0.637 इंटू 7.07, कर लो इसका मल्टीप्लाई डिवाइड, 5 डिजिट के बाद डेसिमल रख देना, कितना आएगा, कितना आएगा देखो चेक करो, 4.5 आया। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे मिलेगा, पीक वैल्यू कितनी है, साइन 2 पाई, frequency is 50 multiplied by t, so we can write it as sine 314 multiplied by t, this is 7.07 sine t की वैल्यू 1/100 रख दो, 314 डिवाइड बाई 100, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 7.07 साइन, ध्यान से देखो ये हो जाएगा π/3, अरे 3.14 ये डेसिमल लगाएगा, ठीक है, या ऐसे कर लो, ये 100 पाई लिख लो, 100 पाई, और टी की जगह तुम क्या लिखोगे बोलो, 1/, ये कट जाएगा, π/3, π/3 मीन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2, इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा एम्पियर। समझ आया, टाइम दे रखा था ना कि तुमको इतने सेकंड के बाद निकालना है, कर लोगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल घर से करना, दे दूंगा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम्स, क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम। स्कूल में हो गया सारा, कंप्लीट हो गया चैप्टर कंप्लीट,
चलो या आज ही स्टार्ट कर देते हैं फेजर डायग्राम, क्योंकि फिर तुम्हारा सिलेबस छूट जाएगा। लिखो फेजर डायग्राम। राइट डाउन phasers and phasor diagram. Phasers and phasor diagram. तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सर ये फेजर क्या होता है। फेजर क्या होता है? जब भी कोई क्वांटिटी साइनोसॉइडली वेरी करती है तो उसको हम एक रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर। आगे बात समझे? राइट डाउन अ रोटेटिंग वेक्टर, a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity, sinusoidally varying quantity is called a phasor. ध्यान से सुनना आप मेरी बात को। सपोज दैट वी हैव अ वेक्टर, ठीक है, समझना इस बात को। अगर ये रोटेट करेगा, क्या करेगा? रोटेट, तो इसका एक प्रोजेक्शन लो, यहां पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। बोलो, अभी ये वेक्टर यहां पे है तो उसका प्रोजेक्शन यहां पे है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होगी। बोलो अगर ये वेक्टर यहां पे होता, ऐसे रखा होता, ठीक है, अभी ऐसे समझो, अभी ये वेक्टर ऐसे रखा हुआ है तो अभी इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे देखो, हमें यहाँ पे प्लॉट करना है आई वर्सेस टी। अभी प्रोजेक्शन क्या होगा? यहाँ पे 0। जैसे ही थोड़ा सा रोटेट किया प्रोजेक्शन बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो वैल्यू बढ़ेगी। बोलो, फिर थोड़ा और ऊपर आएगा, वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ रही होगी, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, और यहां पर जब ये वेक्टर ऐसा आ जाएगा तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे मैक्सिमम होगा। जैसे ये पीछे जाएगा, अगेन प्रोजेक्शन देखो, यहां पर नीचे वैल्यू, जैसे जैसे ये वेक्टर इधर आएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बोलो, क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो 0 एंगल, π/2 और पाई, फिर से 0 हो गया वैल्यू। जैसे ही फिर ये नीचे की तरफ वेक्टर आएगा, अगेन वैल्यू फिर बढ़ना स्टार्ट होगी, लेकिन इस बार कहां बढ़ेगी? उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रही होगी, और जब यहां पे आ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू। बोलो, तो ये वैल्यू कौन सी हो गई? 3π/2, और फिर जब ये घूम के इधर आएगा फिर से वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जो कि एक साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आ रही बात समझ में? दिस वेक्टर इज कॉल्ड फेजर, और इस फेजर का ये जो रोटेशन ऐसे घूम रहा होगा, ये जो डायग्राम बनाओगे उसको क्या बोलेंगे? फेजर डायग्राम, और इसको बोलते हैं आर्गैन डायग्राम। ठीक है, अब देखो, तो करंट कैसी क्वांटिटी है? यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट कैसी है? साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी है, तो उसको हमने एक क्या किया है? रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि ये आई है, ये आई नॉट है, और ये ओमेगा टी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इस रोटेटिंग वेक्टर से। ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा। ग्राफिकली देखें तो ये चीज टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रही होगी, जिसका एक ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आई नॉट। बोलो, क्लियर हुआ? ये 0 t/2 कैपिटल टी, क्लियर हुआ? ये
तो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है. दिस इज व्हाट वी कॉल द फेजर ऑफ आई. अच्छा, तो अगर मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट करूं तो वोल्टेज भी क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी. और लेट से इसके जो ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं फेज. क्या बोलते हैं, फेज. तो फेज में सपोज करो कि यहां पर कुछ एंगल थीटा का डिफरेंस है, ठीक है, और ये आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, तो इस चीज को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. वोल्टेज वेरिंग क्वांटिटी है तो उसको भी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया. सिंस इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा करंट से. सर क्यों ज्यादा होगा, जरा ध्यान से देखना. आई जो मिलता है वो ई नॉट बाई आर से मिलता है. मतलब इसकी पीक वैल्यू को जब मैं आर से डिवाइड करूंगा तब मुझे वैल्यू मिलेगी पीक वोल्टेज की. मतलब आर से डिवीजन करने पर जो एम्पलीट्यूड होगा करंट का वो छोटा रहेगा, वोल्टेज का ज्यादा रहेगा. तो अगर ये एक ऐसे वेक्टर रोटेट कर रहा है वोल्टेज का, ठीक है, ये करंट का है एक वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर फेजर, और इनके बीच में एंगल कितने का है, थीटा का. ये जो बोला जाता है इसको बोला जाता है फेज डिफरेंस. क्या बोला जाएगा, फेज डिफरेंस. इसका फेज क्या है, ओमेगा टी. इसका फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस थीटा. मतलब ये वेक्टर दोनों ही ओमेगा से तो रोटेट करेंगे, दोनों सेम फेज में करेंगे. क्योंकि ध्यान से रखना, एक बात याद रखना, करंट और वोल्टेज जो है वो टू ऐसे लिख रहे हो ना, साइन ओमेगा टी, बोलो ऐसे तो लिख रहे हो आप, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या थीटा. तो ये ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी. जरा ध्यान सुन लो, ये 2 पाई एफ है, यहां पर भी 2 पाई एफ है, ये फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो रोटेशन वाली जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो भी क्या रहेगी, सेम. ये भी और दोनों ही सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. बट हो सकता है कि इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो. ये इसके ऊपर ओवरलैप करके भी जा सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, और ये वोल्टेज इसके पीछे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्किट कौन सा है. वो आगे अभी मैं सारे सर्किट आपको एसी वाले पढ़ाऊंगा. तो ये जो डायग्राम है इसको ही क्या कहते हैं, इस पूरे कंप्लीट डायग्राम को, फेजर डायग्राम. ये क्या है, फेजर. किसके फेजर, करंट का है फेजर, और ये वोल्टेज का है. और इस बात का ध्यान रखना, करंट का जो वेक्टर रहेगा वो छोटा रखना, किससे, वोल्टेज से. क्यों छोटा रखना, इसकी वजह से न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू जो होगी वो कम होगी, क्योंकि आर से डिवाइड भी करोगे. क्लियर हुई बात ये ओमेगा टी क्या है, फेज. क्या है, फेज. अगर मैं इसका बात करूं इस वोल्टेज का, तो ये थीटा एंगल से, थीटा फेज से आगे चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट से. अगर ये इसके ऊपर होता तो बोलेंगे कि दोनों सेम फेज में है, और अगर ये वोल्टेज पीछे होता तो हम कह सकते हैं कि वोल्टेज लैग कर रहा है किससे, करंट से. तो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी तुमको मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई कि फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है. आ रही बात समझ में, चलो नोट कर लो. इतना ही करना भाई, बाकी सब तो चीजें आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है. दिस इज द फेजर ऑफ आई. दिस इज व्हाट वी कॉल फेजर ऑफ ईएमएफ. और ये हो जाएगा हमारा फेजर कंप्लीट. क्या हो गया, ये फेजर डायग्राम. एंड रिमेंबर दिस थिंग, द ओमेगा फॉर बोथ द वेक्टर विल बी सेम. दोनों के लिए ओमेगा क्या रहेगी, सेम. सक्षम, समझ में आया, नहीं आया, आया पक्का, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है, पूरा पूरा आना चाहिए. निशांत सिंह, टुडे आई विल नॉट कम क्योंकि सर मुझे बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए जाना है. क्या बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहे हैं, हाँ, ग्रीन वैली में टूर्नामेंट चल रहा है क्या.
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालू यहां पे, तो बताओ ये वाला तो होगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस अगर हम देखें तो क्या लिखा जाएगा, करंट ये हो गया, और अगर मैं इसको थीटा ना लिख के फाई लिख रहा हूं कुछ फेज है ना, तो ये बन जाएगा ई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, विच इंडिकेट्स कि यहां ई जो है वो लीड कर रहा है आई बाई विच हाउ मच, कितने फेज है। और अगर ये ऐसा कुछ होता, अगर ये लैग कर रहा होता माइनस फाइव होता, ई लैग्स द। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि ई टू इज इक्वल टू ई एट एनी टाइम इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी एंड ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर कैसे चलेंगे, एक के ऊपर एक, ऐसे रोटेट कर रहे हैं। आ रही बात समझ में, अगर हमारा फेज डिफरेंस नहीं है तो यहां पे ई लीड कर रहा है, ये पीछे होता तो लैग कर रहा होता। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एसी सर्किट्स, टॉपिक डालो एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स देखो, एसी सर्किट में देखो होता क्या है कि मेनली लोग यहां तक पढ़ा के फिर आपको सीधा एलसीआर बता देंगे एलसीआर सर्किट समझा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई तुमको सीधा जंप कर जाऊं, ठीक है ना। सिलेबस में तो एलसीआर ही है, एलसीआर पढ़ा दो बस, सीधा सीधा खत्म करो निपटा दो, वही किया ही होगा तुम्हारी मैडम ने। सारे सर्किट्स बताए हैं, प्योरली इंडक्टिव प्योरली रेजिस्टिव सारे बताए हैं ना। चलो तो वेरी गुड, तो हम पहले यहाँ पे सारे लिखेंगे, इसके बाद सभी का डेरिवेशन। और तो सबसे पहले लिखो प्योरली रेजिस्टिव, लिखो प्योरली रेजिस्टिव, फिर लिखो प्योरली इंडक्टिव, फिर लिखो प्योरली कैपेसिटिव, फिर लिखो एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्या, एलसी ऑसिलेशन के, एलसी ऑसिलेशन बाद में पढ़ लेंगे, वैसे ये दो दो का कॉम्बिनेशन है। इससे इससे पहले क्या पढ़ेंगे, एलसीआर इन सीरीज, ये पढ़ने हैं प्योरली रेजिस्टिव प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव, देन एलआर सर्किट, देन आरसी सर्किट, फिर एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले लिखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट सुन लो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि इफ देयर इज एनी सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड वी हैव रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट, इसका ईएमएफ हमने लिखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और हमने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया इस सर्किट में। अच्छा पहले आप लोग ऐसे डंडी डंडी लगाते थे, वो डीसी वोल्टेज है, अब क्या है एसी सोर्स, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और यहां पे आपने क्या लगाया है रेजिस्टेंस, तो ये कंप्लीटली कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। क्लियर हुआ, ये समझ में आ रहा है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस आर इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ के बराबर, बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, आई इंटू आर, जो भी करंट जा रहा होगा। ईएमएफ कितना है सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई कैसे निकालोगे, ई नॉट डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो, तो हमने देखा कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी।
वोल्टेज कितना था सर, इतना था। अच्छा, पीक करंट कैसे निकाल रहे हो वहां पे, आई नॉट ई नॉट डिवाइड बाई आर, पीक वोल्टेज डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यहां पर दोनों जगह देखो, दोनों जगह क्या क्या लिखा आ रहा है, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। इसका मतलब है कि दोनों सेम फेज में, इनका फेज डिफरेंस नहीं होगा। मतलब क्या है कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो दोनों के फेजर सेम फेज में रोटेट करेंगे। तो इसका फेजर डायग्राम अगर देखा जाए तो क्या होगा, एक तो रहेगा आई नॉट और दूसरा इसी के ऊपर बनाओगे ई नॉट। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यहां पर क्या है, ये ओमेगा टी, दोनों का सेम फेज में रोटेशन हो रहा होगा। ऐसे दोनों रोटेट करेंगे वेक्टर्स, दोनों में फेज डिफरेंस जीरो, ना आगे चल रहा है ना कोई पीछे चल रहा है, ऐसे रोटेट कर रहे होंगे। और अगर ग्राफिकली देखें कि ये दोनों करंट और वोल्टेज कैसे वेरी कर रहे होंगे, तो ग्राफिकली जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों का जो ग्राफ होगा ई एंड आई नॉट, ई एंड आई का, ये हो गया करंट का, ठीक है। तो दूसरा वाला ले लो, ये वाला हो गया ईएमएफ का, वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। जरा ध्यान से देखो, ये वोल्टेज है, वोल्टेज वाले का थोड़ा मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया, समझ गए होगे तुम, क्यों बढ़ाया? रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा कम रखना है। लेकिन दोनों में खासियत क्या है कि जब दोनों जीरो पर देखोगे, टाइम t इक्वल टू जीरो पर दोनों की वैल्यू जीरो है, और जब हम यहाँ पर देखेंगे t/2 पर तो दोनों की वैल्यू जीरो हो गई है, एंड t इक्वल टू t/4 पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आ रही बात ये? तो अभी जीरो पर दोनों की वैल्यू जीरो, जैसे ये यहाँ पे आए t/4 मतलब पीक वैल्यू होगी दोनों की, फिर अगेन क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आएंगे दोनों वेक्टर फिर जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो कितना होगा, ये बोलो 3t/4 वैल्यू, अगेन पीक वैल्यू मिलेगी, और फिर t पर फिर से दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया फेजर डायग्राम, ये हो गया साइनसोइडल ग्राफ, और ये हो गई दोनों की इक्वेशंस। याद रखना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में होते हैं। किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं, दोनों किसमें रहेंगे, सेम फेज में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंडक्टिव और कैपेसिटिव पढ़ेंगे, दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। याद रखना, L फॉर इंडक्टर, तो उसमें करंट लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है, करंट लैग करेगा। L फॉर इंडक्टर लैग कर रहा है, और करंट कैपेसिटिव में लीड करेगा। बाय विच फेज, π/2। अगर वो कैसे हैं, प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव।